नमस्कार, आपका स्वागत है इस विशेष कोर्स फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर इन मैन्युफैक्चरिंग में। इस कोर्स के कोऑर्डिनेटर्स डॉक्टर रामकृष्ण राठौर और प्रोफेसर समर्थ प्रकाश सक्सेना हैं। नमस्कार छात्रों, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है जिसका विषय है ज्योमेट्रिक निर्माण विधियाँ। मेरा नाम डॉक्टर रामकृष्ण राठौर है। मैं रुंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CSVTU भिलाई में डीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट और एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। आज हम ज्योमेट्रिक निर्माण विधियाँ विषय पर चर्चा करेंगे। कैड में बुनियादी आकृतियों जैसे बिंदु, रेखा, वृत्त, बहुभुज और अधिक जटिल आकृतियों को बनाने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग किया जाता है। इन विधियों को ज्योमेट्रिक निर्माण विधियाँ कहा जाता है। ज्योमेट्रिक निर्माण विधियों का उपयोग 2D और 3D मॉडलिंग दोनों में ही किया जाता है। वे इंजीनियरों और डिज़ाइनरों को सटीक और कुशलतापूर्वक जटिल उत्पादों और संरचनाओं को बनाने में मदद करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था इसके 2D रिलेटेड जितने भी हमारे ज्योमेट्रिक मॉडल्स थे उनके बारे में हमने समझा था। आइए इस लेक्चर का उद्देश्य हम समझते हैं। यह लेक्चर आपको निम्नलिखित विषयों से परिचित कराएगा। हम सरल रेखाएं, वृत्त, बहुभुज और अन्य बुनियादी आकृतियों को बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाली विभिन्न तकनीकों का अध्ययन करेंगे। हम सीखेंगे कि बुनियादी निर्माण विधियों को कैसे संयोजित करें और अधिक जटिल आकृतियों का निर्माण करें, जैसे कि घन, सिलेंडर और शंकु। उन्नत निर्माण विधियों का परिचय, जैसे हम कुछ उन्नत निर्माण विधियों का पता लगाएंगे जैसे कि ब्लेडिंग, स्वीप, लॉफ्ट, और हमें और भी अधिक जटिल यथार्थवादी आकृतियों को बनाने की अनुमति दें। साथ ही साथ हम विभिन्न प्रकार के निर्माण विधियों के बीच अंतर करना सीखेंगे और यह निर्धारित करना सीखेंगे कि किसी विशेष आकृति को बनाने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है। आइए हम इस कोर्स का स्टार्ट करते हैं। सतह मॉडलिंग एक महत्वपूर्ण 3D मॉडलिंग तकनीक है जिसका उपयोग वस्तुओं को उनके बाहरी सतहों द्वारा परिभाषित करने के लिए किया जाता है। यह तकनीक विभिन्न प्रकार की वस्तुओं जैसे कि विमान, कार, मशीनरी और औद्योगिक उत्पादों को मॉडल करने के लिए उपयुक्त है। सतह मॉडलिंग प्रणालियाँ, इनके घटक कुछ इस प्रकार हैं, जैसे सतह या सरफेस, 3D अंतरिक्ष या 3D स्पेस में विस्तारित 2D आकार जो वस्तु के बाहरी हिस्से को परिभाषित करते हैं। इसके अलावा किनारे या एजेस जो सतहों के बीच का जंक्शन हमें प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा शीर्ष या वर्टाइसेस जो किनारों का मिलन बिंदु डिफाइन करते हैं। सतह मॉडलिंग का उपयोग विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों में किया जाता है, जैसे कि कैलकुलेशन ऑफ मास प्रॉपर्टीज। सतह मॉडल का उपयोग करके वस्तु के द्रव्यमान, केंद्र द्रव्यमान और जड़त्व के क्षणों जैसे गुणों की गणना करने के लिए किया जा सकता है। चेकिंग ऑफ इंटरफेरेंस। सतह मॉडल का उपयोग यह जानने के लिए किया जा सकता है कि क्या दो या दो से अधिक वस्तुएं एक दूसरे से टकराती हैं। यह डिज़ाइन त्रुटियों को पहचानने और उन्हें ठीक करने में मददगार हो सकता है। चेकिंग ऑफ फॉर इंटरफेरेंस बिटवीन मेटिंग पार्ट्स। सतह मॉडल का उपयोग यह जांचने के लिए भी किया जा सकता है कि क्या उनके साथ वाले भाग एक दूसरे से ठीक से फिट हो रहे हैं या नहीं, या इन त्रुटियों को कम से कम करने में मदद करता है। जनरेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन व्यूज, जहां सतह मॉडल का उपयोग वस्तु के क्रॉस सेक्शन दृश्य उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। यह आंतरिक संरचनाओं को समझने और डिजाइन विवरणों की जांच करने में मददगार हो सकते हैं। इसके अलावा जनरेटिंग फाइनाइट एलिमेंट मैसेज। सतह मॉडल का उपयोग परिमित तत्व विश्लेषण या FEA के लिए जाल या मैसेज उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है, जहां FEA का उपयोग वस्तु के तनाव, विरूपण और अन्य इंजीनियरिंग गुणों का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा जनरेटिंग NC टूल पाथ फॉर कंटिन्यूअस पाथ मशीनिंग। सतह मॉडल का उपयोग करके कंप्यूटर नियंत्रित मशीनिंग या CNC मशीनों के लिए उपकरण पाथ या टूल पाथ उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। यह जटिल आकृतियों को सटीक रूप से मशीन करने में मदद प्रोवाइड करता है। छात्रों, सरफेस मॉडलिंग 3D मॉडलिंग का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो वस्तुओं की सतहों का प्रतिनिधित्व करता है। यह विभिन्न प्रकार के तकनीकों का उपयोग करके
किया जाता है, जिनमें एनालिटिकल सर्फेसेस शामिल हैं जो कि गणितीय समीकरणों द्वारा परिभाषित सतहें होती हैं, जिनमें प्लेनर सर्फेसेस, रूल्ड सर्फेसेस, सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन, टैबुलेटेड सर्फेसेस शामिल हैं। इसके अलावा सिंथेटिक सर्फेसेस, इनमें कई सतहों को जोड़कर या घटाकर कई सतहें बनाई जाती हैं, जैसा कि पैरामेट्रिक क्यूबिक सर्फेसेस, बेजियर सर्फेसेस, बी स्प्लाइन सर्फेसेस और नर्व सर्फेसेस। अन्य और भी सतहें होती हैं जो कि इन सतहों के अलावा भी उपयोग में की जाती हैं। इन सब सतह मॉडलिंग का उपयोग उत्पाद डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, वास्तुकला और एनिमेशन सहित विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। यह जटिल और यथार्थवादी आकृतियों को बनाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। छात्रों, हमने पिछले लेक्चर में समझा था कि 2D मॉडलिंग के निर्माण की विधियां क्या हैं और उनके मॉडल्स किस तरीके से हो सकते हैं। इस लेक्चर में हम समझेंगे कि सरफेस एंड सॉलिड को क्रिएट करने की विधियां क्या हो सकती हैं और उनके प्रकार क्या हो सकते हैं। सो आइए इसमें हम समझते हैं पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्फेसेस। हम पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्फेसेस या पृष्ठों का पैरामेट्रिक प्रतिनिधित्व के बारे में जानेंगे। यह गणित और कंप्यूटर ग्राफिक्स में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसका उपयोग 3D सतहों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। बेसिकली पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या है? पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन एक गणितीय तरीका है जिसका उपयोग किसी वस्तु या सतह का वर्णन करने के लिए दो या दो से अधिक चर या पैरामीटर्स के साथ समीकरणों का उपयोग करके किया जा सकता है। यह एक मानचित्र या मैप की तरह होता है जहां प्रत्येक पैरामीटर वैल्यूज सतह पर एक पॉइंट से मेल खाते हैं। इसमें एनालिटिकल सर्फेसेस आते हैं, जो एनालिटिकल सर्फेस को हिंदी में विश्लेषणात्मक पृष्ठ भी कहा जाता है। यह एक गणितीय सतह है जिसे एक समीकरण द्वारा परिभाषित किया जाता है। विश्लेषणात्मक पृष्ठों को परिभाषित करने का एक तरीका पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन होता है। इसमें सतह पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक गणितीय कार्यों या फंक्शंस के माध्यम से दो या तीन मापदंडों या पैरामीटर्स के संबंध में व्यक्त किया जा सकता है। सतहों या पृष्ठों का पैरामेट्रिक प्रतिनिधित्व कैसे काम करता है, तो आइए हम समझें। 3D सतहों का पैरामेट्रिक प्रतिनिधित्व करने के लिए हम आमतौर पर दो पैरामीटर u और v का उपयोग करते हैं। इन पैरामीटर मानों को सतह समीकरणों में प्लग करके हम सतह पर किसी भी बिंदु के x, y और z कोऑर्डिनेट्स की गणना कर सकते हैं। इसके गणित को भी समझते हैं। सतह के पैरामेट्रिक प्रतिनिधित्व को दो समीकरणों द्वारा दर्शाया जा सकता है, जैसे x इज इक्वल f u, v और y इज इक्वल g u एंड v। साथ ही साथ z इज इक्वल h u v, जहां x, y और z सतह पर एक पॉइंट या बिंदु के कोऑर्डिनेट्स हैं, u और v पैरामीटर्स हैं और f, g और h तीनों पैरामीटर u और v के कार्यों या फंक्शंस हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये समीकरण सतह के प्रत्येक बिंदु के लिए एक अद्वितीय समाधान प्रदान करते हैं। छात्रों, जैसे कि एक समतल का पैरामेट्रिक प्रतिनिधित्व निम्न तरीकों से किया जा सकता है। अगर x इज इक्वल u, y इज इक्वल v और z इज इक्वल 0 हो, जहां z मीन्स थिकनेस की वैल्यू उसकी 0 है, तो उस समय u और v समतल पर किसी बिंदु के निर्देशांक या कोऑर्डिनेट्स का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा प्लेन सर्फेसेस के पैरामेट्रिक निरूपण या पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन का अर्थ है कि सतह को दो स्वतंत्र पैरामीटर्स u और v के माध्यम से परिभाषित किया जाता है। यह निरूपण हमें सतह पर किसी भी बिंदु या पॉइंट की स्थिति को निर्धारित करने की अनुमति देता है। पैरामेट्रिक समीकरण जहां समतल सतह को तीन बिंदुओं जैसे P0, P1 और P2 द्वारा परिभाषित किया जाता है और इन तीन बिंदुओं की सहायता से समतल सतह या प्लेन सरफेस का पैरामेट्रिक समीकरण कुछ इस प्रकार दर्शाया जाता है, जिसमें कि PUV इज इक्वल P0 प्लस U, P1 माइनस P0 प्लस V, P2 माइनस P0 है, जहां PUV समतल सतह पर कोई भी एक बिंदु का लोकेशन है। P0, P1 और P2 वे पॉइंट्स हैं जो समतल सतह को परिभाषित करते हैं। U और V पैरामीटर्स हैं जिनकी सीमा 0 से लेकर के 1 तक वैरी कर सकती है।
इसके अलावा रूल्ड सर्फेसेस या रेखांकित पृष्ठ। छात्रों, रेखांकित पृष्ठ एक प्रकार की सतह होती है जिसे अंतरिक्ष वक्रों या स्पेस कर्व्स को जोड़कर बनाया जाता है। इसे इंग्लिश में रूल्ड सर्फेसेस भी कहा जाता है, जिसका पैरामीट्रिक समीकरण कुछ इस प्रकार है, जहां रेखांकित पृष्ठ को गणितीय रूप से वर्णन करने के लिए जो समीकरण आपको दिए गए हैं उसका उपयोग किया जा सकता है, जहां PUV सतह पर किसी बिंदु के कोऑर्डिनेट्स हैं। यह U और V मानों पर निर्भर करता है, जहां U 0 से लेकर 1 तक के बीच का एक मापदंड है, जहां V 0 से लेकर के 1 तक वैरी हो सकता है। GU पहले स्पेस कर्व का एक इक्वेशन है और QU सेकंड कर्व का स्पेस लोकेशन में दूसरा इक्वेशन है। इसकी विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। रेखांकित पृष्ठ हमेशा 2D वक्रों द्वारा उत्पन्न होती हैं। वे अक्सर सीधी रेखाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं, लेकिन अन्य प्रकार के वक्रों का उपयोग भी किया जा सकता है। रेखांकित पृष्ठ सतहों का उपयोग करके कई प्रकार के अनुप्रयोगों में किया जाता है, जैसे कि वास्तुकला, इंजीनियरिंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स। नेक्स्ट स्लाइड में हम समझेंगे कि टेबुलेटेड सिलेंडर्स क्या होते हैं, जहां पर वक्रकर्णीय जो सिलेंडर्स हैं वह एक खास प्रकार के सिलेंडर्स होते हैं। इसे एक समतल वक्र या प्लेनर कर्व को एक निश्चित दिशा में स्थानांतरित या उसे एक्सट्रूड करके बनाया जाता है। इसका पैरामीट्रिक समीकरण वक्रकर्णीय सिलेंडर का गणितीय रूप को वर्णन करने के लिए हम निम्नलिखित इक्वेशंस का यूज करते हैं, जहां PUV सतह पर किसी बिंदु के निर्देशांक हैं, U 0 से लेकर के Umax के बीच एक मापदंड है, जहां पर Umax मान उस समतल आकृति GU के किनारों या सीमाओं को परिभाषित करता है। V 0 से लेकर के मैक्सिमम लोकेशन दैट इज Vmax के बीच का एक मापदंड है, जहां Vmax का मान सिलेंडर की लंबाई को परिभाषित करता है। GU समतल आकृति या प्लेनर कर्व का समीकरण है। साथ ही साथ जो डायरेक्शन वेक्टर n है वह सिलेंडर के किसी एक्सिस को परिभाषित करने वाला वेक्टर होता है, और V इंटू वेक्टर n या सिलेंडर की अक्ष के साथ V दूरी के अनुसार स्थानांतरण को दर्शाता है। छात्रों, इसके बाद सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन, जहां परिक्रमण की सतह या सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन 3D आकृति का विशेष प्रकार है, जिसे हम 2D कर्व को एक अक्ष के चारों ओर घुमाकर बनाया जा सकता है। इसका कॉन्सेप्ट कुछ इस प्रकार है कि आप कल्पना कीजिए कि आपके पास एक समतल कर्व है। यह कर्व कोई भी आकार का हो सकता है, उदाहरण के लिए एक सर्कल या वृत्त, एक आयत या हाइपरबोला। अब कल्पना कीजिए कि वक्र को एक निश्चित अक्ष या एक्सिस के चारों ओर घुमाया जा रहा है। यह एक्सिस आमतौर पर वक्र के भीतर या उसके समानांतर हो सकता है। इसके घूर्णन या रिवॉल्यूशन के परिणाम स्वरूप एक 3D आकृति बनती है, जिसे परिक्रमण की सतह कहा जाता है या सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन कहा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सिलेंडर एक आयत को उसके लंबवत अक्ष के चारों ओर घुमाने से बन सकता है। गोला एक वृत्त को किसी भी अक्ष के चारों ओर घुमाने से बन सकता है। कोण एक समकोण त्रिभुज को उसके लंबवत भुजा के चारों ओर घुमाने से बन सकता है, और टॉरस किसी भी सर्कल को उस किसी दूसरे वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाले एक्सिस के चारों ओर घुमाने से बनता है। इसके एप्लीकेशंस इंजीनियरिंग, वास्तुकला और कंप्यूटर ग्राफिक्स में हो सकते हैं। इसके अलावा सिंथेटिक सर्फेसेस। छात्रों, सिंथेटिक सर्फेसेस वे सर्फेसेस हैं जिन्हें कंट्रोल पॉइंट्स और मैथमेटिकल फंक्शंस के माध्यम से परिभाषित किया जाता है। इन्हें कैड या कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और ग्राफिक्स डिज़ाइन में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। ये सतहें अधिक जटिल, लचीली और सटीक होती हैं, जिससे इन्हें इंजीनियरिंग और डिज़ाइन के विभिन्न क्षेत्रों में अधिक उपयोगी बनाती है। इसके कुछ प्रमुख प्रकार होते हैं, जैसे कि बेजियर कर्व या बेजियर सर्फेसेस, जो बेजियर कर्व से मिलकर के बने होते हैं वो होते हैं बेजियर सर्फेसेस, बी स्प्लाइन सर्फेसेस और नर्व सर्फेसेस। आइए समझते हैं इन सभी सर्फेसेस को विस्तार पूर्वक। बेजियर सर्फेसेस कंप्यूटर ग्राफिक्स और ज्योमेट्रिक मॉडलिंग में इस्तेमाल होने वाले गणितीय वस्तुएं हैं। ये चिकनी और वक्र सतहों को परिभाषित करने के लिए उपयोगी होती हैं। बेजियर वक्रों के समान बेजियर सतहें भी नियंत्रण बिंदुओं या कंट्रोल पॉइंट्स के समूह द्वारा नियंत्रित होती हैं। इसकी अवधारणा कुछ इस प्रकार है, जहां बेजियर सरफेस को 2D बेजियर वक्रों के ग्रिड के रूप में कल्पना कीजिए, जहां ये वक्र एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिससे एक चिकनी और निरंतर सतह बन सकती है।
नियंत्रण बिंदु या कंट्रोल पॉइंट सतह के आकार को प्रभावित करते हैं और नियंत्रण बिंदुओं को हिलाने से आप सतह के आकार को समायोजित कर सकते हैं। इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इस स्लाइड पर दिया गया है, जिसका उपयोग करके यह समीकरण नियंत्रण बिंदुओं के निर्देशांक x, y और z और दो मापदंडों u और v जो पैरामीटर्स हैं उनको मिलाकर सतह पर किसी भी बिंदु के निर्देशांक को निर्धारित कर सकता है। इस डायग्राम में आपको u और v एक्सेस दिखाए गए हैं और उसके अलावा उसके कंट्रोल पॉइंट्स दिखाए गए हैं, जहां p u v सतह पर किसी भी बिंदु के कोऑर्डिनेट्स हैं। u और v जैसे हमने पहले भी देखा था 0 से 1 तक वेरी कर सकते हैं पैरामीटर्स। bij uv जो है बेजियर आधार फलन है या बेसिस फंक्शन है जो नियंत्रण बिंदुओं के महत्व को निर्धारित करते हैं, और pij नियंत्रण बिंदुओं के निर्देशांक हैं। बेजियर सरफेसेस के कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जहां बेजियर सतहें चिकनी और निरंतर होती हैं। नियंत्रण बिंदुओं को समायोजित करके सतह के आकार को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। जटिल ज्योमेट्रिक आकृतियों को बनाने के लिए बेजियर सरफेसेस को जोड़ा जा सकता है। इसके बाद आइए अब हम समझते हैं बी स्प्लाइन सरफेसेस को। बी स्प्लाइन सरफेसेस या सतहें कंप्यूटर ग्राफिक्स और ज्योमेट्रिक मॉडलिंग में उपयोगी गणितीय वस्तुएं हैं। वे चिकनी और जटिल सतहों को बनाने के लिए उपयोगी होते हैं, जहां बी स्प्लाइन कर्व्स की तरह बी स्प्लाइन सरफेसेस भी नियंत्रण बिंदुओं या कंट्रोल पॉइंट्स के द्वारा नियंत्रित होती हैं। यहाँ इसकी अवधारणा कुछ इस प्रकार है, जहां बी स्प्लाइन सतह को 2D बी स्प्लाइन वक्रों के ग्रिड के रूप में आप कल्पना कीजिए। ये वक्र एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिससे एक चिकनी और निरंतर सतह बनती है। नियंत्रण बिंदुओं सतह के आकार को प्रभावित करते हैं और नियंत्रण बिंदुओं को हिलाने से आप सतह के आकार को समायोजित कर पाते हैं। ये नियंत्रण बिंदु सतह पर मौजूद होते हैं, जिसे आप थोड़े से भी मोमेंट्स करके आप उसे रीएडजस्ट कर सकते हैं। बी स्प्लाइन सतहों को गणितीय रूप व्यक्त करने के लिए जो समीकरण है वो कुछ इस प्रकार है, जहां पर पैरामीट्रिक इक्वेशन के थ्रू आप इसे निर्देशांक या डिफाइन कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट लोकेशंस हैं, u और v पैरामीटर्स हैं जो कि बिंदुओं सतह पर जो बिंदु हैं उनको निर्देशांक निर्धारित करते हैं। इस समीकरण में u और v 0 से 1 के बीच वेरी करने वाले पैरामीटर्स हैं। nij uv बी स्प्लाइन आधार फलन है या बेसिस फंक्शन होते हैं जो कंट्रोल पॉइंट्स के महत्व को निर्धारित करते हैं। pij नियंत्रण बिंदुओं के निर्देशांक हैं। यहाँ एक सरल उदाहरण एक आयताकार बी स्प्लाइन का है सतह का है। इसकी परिकल्पना चारों कोनों पर स्थित नियंत्रण बिंदुओं से जुड़े 4 बी स्प्लाइन कर्व्स के ग्रिड के रूप में कीजिए, जहाँ पर इसके कुछ स्पेसिफिक गुण होते हैं। जहाँ बी स्प्लाइन सतहें चिकनी और निरंतर होती हैं, नियंत्रण बिंदुओं को समायोजित करके सतह के आकार को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। जटिल ज्योमेट्रीज को बनाने के लिए बी स्प्लाइन सतहें को आपस में जोड़ा जा सकता है, जिसके थ्रू ये चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं। इसके अलावा नर्व्स या नॉन यूनिफॉर्म रैशनल बी स्प्लाइंस नर्व सतहें सबसे अधिक लचीली और शक्तिशाली सतह मॉडलिंग तकनीक है। ये रैशनल बेसिस फंक्शंस का उपयोग करती हैं, जिससे वे किसी भी प्रकार की ज्योमेट्रिकल आकृति को सटीक रूप से वर्णन कर सकती हैं। इसका इक्वेशन आपके स्क्रीन पर दिया गया है, जहां PUV किसी सतह के बिंदु के कोऑर्डिनेट्स को दर्शाता है। अगेन u और v पैरामीटर्स हैं जो कि 0 से 1 तक वैरी करते हैं। यहाँ पर wij नियंत्रण बिंदुओं के भार या वेट्स होते हैं। nipu और njqu मीन्स v रेडियल बेसिस फंक्शंस होते हैं, जहाँ पर n+1 u दिशा में नियंत्रण बिंदुओं की संख्या है, m+1 v दिशा में कंट्रोल पॉइंट्स की संख्या है, और p और q बी स्प्लाइन डिग्रीज हैं, जिसके हिसाब से बी स्प्लाइन के डिग्री ऑफ कंटिन्यूटी को डिफाइन किया जा सकता है। आइए इसके अलावा अब हम समझते हैं कि सॉलिड मॉडलिंग या ठोस प्रतिरूपण किस तरह से किया जाता है और उनकी विधियां क्या हो सकती हैं। छात्रों, ठोस मॉडलिंग एक कंप्यूटर एडेड डिजाइन या कैड तकनीक है, जिसका उपयोग 3D वस्तुओं के सटीक और विस्तृत मॉडल बनाने के लिए किया जाता है। यह मॉडलिंग तकनीक ज्योमेट्री, संरचना और भौतिक गुणों को सटीकता से प्रस्तुत करने में सक्षम होती है।
इसमें कंस्ट्रक्शन सॉलिड ज्योमेट्री या CSG जो कि ठोस ज्यामिति निर्माण, बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन या BRAP जिसे सीमा निरूपण भी कहा जाता है, और स्वीप रिप्रेजेंटेशन जिसे स्वीप निरूपण भी कहा जाता है, ये शामिल होती हैं। आइए एक एक करके इन मेथड्स को हम विस्तार पूर्वक समझते हैं। सबसे पहले रचनात्मक ठोस ज्यामिति या CSG। रचनात्मक ठोस ज्यामिति कंस्ट्रक्टिव सॉलिड ज्योमेट्री या CSG एक 3D मॉडलिंग तकनीक है जो सरल आकृतियों को जोड़कर, घटाकर और संशोधित करके जटिल आकृतियों को बनाने का तरीका प्रदान करती है। यह तकनीक इंजीनियरिंग, डिजाइन, विनिर्माण और एनिमेशन सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रूप से उपयोगी है। आइए समझते हैं CSG या कंस्ट्रक्टिव सॉलिड ज्योमेट्री कैसे काम करता है। यह बुनियादी आकार या सॉलिड प्रिमिटिव्स, साथ ही साथ बुलियन ऑपरेशंस या को परफॉर्म करके और CSG की डेटा संरचना को या CSG डेटा स्ट्रक्चर को यूज करके किया जाता है। इसके बाद इसके CSG ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जाता है और इन चारों चरणों को परफॉर्म करके कंप्यूटर के द्वारा कंस्ट्रक्टिव सॉलिड ज्योमेट्री विधि से ठोसों का निरूपण या सॉलिड कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। CSG के कुछ विशेष लाभ होते हैं, जैसा कि CSG जटिल आकृतियों को सरल आकृतियों के संयोजन से बनाने का एक सहज और व्यवस्थित तरीका प्रदान करता है। CSG मॉडल को आसानी से संशोधित और अद्यतन किया जा सकता है क्योंकि वे सरल आकृतियों से बने होते हैं। CSG मॉडल डिजाइन के इरादे को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं, जिससे सहयोग और संचार में सुधार होता है। CSG मॉडल विभिन्न CAD सॉफ्टवेयर और एनिमेशन टूल में आसानी से आयात और निर्यात किए जा सकते हैं। आइए समझते हैं अब इसके सॉलिड प्रिमिटिव्स या बुनियादी आकारों को। छात्रों, बुनियादी आकार या सॉलिड प्रिमिटिव्स 3D मॉडलिंग की बुनियादी इकाइयाँ होती हैं जिनका उपयोग जटिल 3D मॉडल बनाने के लिए किया जा सकता है। जैसे ये सरल ज्योमेट्रिक आकृतियाँ जैसे कि क्यूब, गोले, सिलेंडर, शंकु और पिरामिड विभिन्न प्रकार के CAD और CSG सॉफ्टवेयर में उपलब्ध होते हैं। प्रिमिटिव्स के विभिन्न प्रकार होते हैं जिससे इन्हें वर्गीकृत किया जा सकता है, जिनमें शामिल हैं वॉल्यूमेट्रिक प्रिमिटिव्स। ये ठोस आकृतियां हैं जिनमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती हैं, जैसे कि क्यूब, गोला, सिलेंडर, शंकु और पिरामिड। सतह प्रिमिटिव्स या सरफेस प्रिमिटिव्स, इनमें केवल सतह होती हैं, जैसे कि प्लेन, डिस्क और सिलेंडर। रैखिक प्रिमिटिव्स, इनमें केवल एक आयाम होता है या 1D होता है, जैसे कि लाइन, किरण और सर्कल। प्रिमिटिव्स के उपयोग विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है, जिनमें शामिल है मॉडलिंग, जहां जटिल 3D मॉडल्स बनाने के लिए सरल प्रिमिटिव्स को जोड़ा या घटाया और संशोधित किया जा सकता है। संशोधन, जिससे पहले से मौजूद मॉडल को परिष्कृत करने के लिए प्रिमिटिव्स का उपयोग किया जा सकता है। विश्लेषण, जहां प्रिमिटिव्स का उपयोग मॉडल के वॉल्यूम, सतह क्षेत्र और अन्य गुणों का विश्लेषण करने के लिए किया जा सकता है। छात्रों, जैसे कि समझिए, अगर आपके पास एक बहुत बड़ा सा चट्टान आपको दिया जाता है और उससे अगर आपको कहा जाता है कि आपको एक घर का वहाँ कंस्ट्रक्शन करना है, क्या वो ज़्यादा आसान होगा, या मैं उसे कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको एक आसान ज्योमेट्रीज जैसे कि ईंट का उपयोग किया जा सकता है। अब आप समझिए, जहाँ पर हम बहुत सारे स्पेसिफिक जो हमारे प्रिमिटिव्स हैं, जैसा कि यहाँ पर एक क्यूब है या हम यहाँ रेक्टेंगुलर क्यूब हम मान सकते हैं, जहाँ पर उसका उपयोग करके हम घर की जो संरचना है उसे आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, इसी क्रम में आइए हम समझते हैं बुलियन ऑपरेशंस को। छात्रों, बुलियन ऑपरेशंस ज्योमेट्रिक मॉडलिंग में उपयोग की जाने वाली एक तकनीक है जो सरल ज्योमेट्रीज आकृतियों या प्रिमिटिव्स को मिलाकर, काटकर या उनके संगम क्षेत्र का निर्माण करके जटिल 3D मॉडल बनाने में मदद करती है। यह तकनीक गणितीय जॉर्ज बुल या जॉर्ज बुल के नाम पर आधारित है और मुख्य रूप से कंप्यूटर ग्राफिक्स, CAD और CSG में प्रयोग की जाती है। सबसे पहले यूनियन या संघ, दो आकृतियों को मिलाकर
एक नई आकृति बनाता है। सपोज आपके पास दो अलग अलग ज्योमेट्रीज हैं और दोनों के जो आउटर बाउंड्रीज हैं वो जुड़ी हुई है। अब अगर आप यूनियन करते हैं तो दो आकृतियां मिलकर के एक अकेली आकृति बन जाएगी और पूरी सतह आपस में जुड़ जाएगी। इसके अलावा डिफरेंस या अंतर एक आकृति को दूसरे आकृति से निकालकर एक नई आकृति बनाता है। सपोज आपके पास एक पहले से एक ज्योमेट्री या एक स्क्वायर अवेलेबल है, उसमें से दूसरे स्क्वायर जिसके की कुछ बाउंड्री लोकेशंस उसमें शेयर करता है, उसको आप डिफरेंस या अंतर करना चाहते हैं। तो पहली जो ज्योमेट्री है उससे जो दूसरी ज्योमेट्री का जो कॉमन पोर्शन है उतना कट करके बाहर चला जाता है और शेष बची हुई ज्योमेट्री, पहली जो ज्योमेट्री होती है वो वहां रह जाएगी। उसके बाद आता है इंटरसेक्ट या परस्पर कटाव। केवल उसी क्षेत्र को यह रखता है जहां दो या दो से अधिक आकृतियां एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं। मतलब अगर दो आपके पास ज्योमेट्रीज हैं, वो अगर आपस में ओवरलैप करती हैं तो उन दोनों ही ज्योमेट्रीज के सिर्फ और सिर्फ ओवरलैपिंग जो ज्योमेट्रीज का लोकेशन होगा सिर्फ वह रह जाएगा और बाकी ज्योमेट्रीज के पोर्शंस वहां से हट जाते हैं या रिमूव हो जाते हैं। और इसके अलावा पूरक भी होता है या डिफरेंस भी होता है, जहां पर पहली आकृति से दूसरी आकृति को घटाकर बचा हुआ क्षेत्र होता है। ठीक है छात्रों, आइए अब हम समझते हैं कि सीएसजी ट्री या सीएसजी वृक्ष क्या होता है। रचनात्मक ठोस ज्यामिति या सीएसजी में सीएसजी वृक्ष या ट्री डेटा संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यह वृक्ष जटिल 3D आकृतियों का सरल आकृतियों के संयोजन द्वारा परिभाषित करने में सहायता करता है, जिसकी संरचना कुछ इस प्रकार होती है। जहां सीएसजी वृक्ष एक उल्टे क्रम के 2D या बाइनरी ट्रीज होते हैं, जहां शीर्ष के या वृक्ष के शीर्ष नोड या रूट नोड्स अंतिम परिणामी जटिल आकृति को दर्शाते हैं। आंतरिक नोड या इंटरनल नोड्स बुलियन संक्रियात्मक या उनके ऑपरेशंस को डिफाइन करते हैं, जैसे कि यूनियन, डिफरेंस और इंटरसेक्शन। ठीक है, और उनको स्टोर करते जाते हैं। पत्ती नोड या मीन्स लीफ नोड बुनियादी आकारों या प्रिमिटिव्स को परिभाषित करते हैं। जैसा कि इस उदाहरण में दिया गया है, हम एक खोखले सिलेंडर को बनाना चाहते हैं। हम इसे निम्न चरणों द्वारा पूरा कर सकते हैं। दो सिलेंडर बनाए गए हैं, जहां एक बड़ा सिलेंडर, बाहरी सिलेंडर और एक छोटा आंतरिक सिलेंडर है। तो सीएसजी वृक्ष को आप बनाएंगे जिसमें कि शीर्ष नोड को परिणामी खोखले सिलेंडर के रूप में आप परिभाषित करने वाले हैं, जिसको बनाने के लिए एक आंतरिक नोड आप बनाएंगे जिसमें कि डिफरेंसेस जो ऑपरेशन है, बुलियन ऑपरेशन है, उसको स्टोर कीजिएगा, और दो पत्तियों वाले नोड बनाएंगे जिसमें कि दोनों ही सिलेंडर्स को आप जो प्रिमिटिव्स हैं उन्हें आप वहां डिफाइन करेंगे। इसके द्वारा एक पत्ती नोड के बाहरी सिलेंडर को परिभाषित करेंगे, जिसके द्वारा दूसरी पत्ती नोड में एक छोटे आंतरिक सिलेंडर को परिभाषित करेंगे। और इस पूरे ट्री को परफॉर्म करते हुए जब आप ऊपर आप जाएंगे, उससे आप ये बुलियन ऑपरेशन के द्वारा आप आखिरी जो रूप आपको चाहिए वो आप अर्जित कर सकते हैं। आइए इसके बाद अब हम समझते हैं एक दूसरे निर्माण विधि को, जो है बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन। इसे हम बी रैप भी कहते हैं। बी रैप 3D वस्तुओं का एक गणितीय प्रतिनिधित्व है। यह सरल ज्यामितीय आकृतियों के संग्रह के बजाय वस्तु की सीमाओं या बाउंड्रीज का वर्णन करता है। दूसरे शब्दों में यह बताता है कि वस्तु कैसी दिखती है, न कि इसे कैसे बनाया जाए। बी रैप के घटक या कंपोनेंट्स कुछ इस प्रकार होते हैं, जिनमें वर्टाइसेस या शीर्ष शामिल हैं। ये 3D अंतरिक्ष में बिंदु होते हैं जो वस्तु के सीमाओं को परिभाषित करते हैं। छात्रों, जैसा कि डायग्राम में दिया गया है या इमेज में दिया गया है, यहाँ पर E जो है एजेस को डिफाइन करते हैं, V वर्टाइसेस को डिफाइन करते हैं और F फेसेस को डिफाइन करते हैं। आइए हम समझते हैं कि ये है क्या। एजेस या E या किनारे, ये दो वर्टाइसेस को जोड़ने वाले रेखाएं होती हैं। ये वस्तु के किनारों को परिभाषित करते हैं। एजेस को डिफाइन करेंगे, साथ ही साथ फेसेस या सतह, ये बंद लूप या क्लोज लूप में जुड़े हुए एजेस से बने हुए सतह होते हैं। ये वस्तु के बाहरी और आंतरिक सतहों को परिभाषित करते हैं। छात्रों, इसके बाद आता है बी रैप डेटा स्ट्रक्चर। एक बी रैप डेटा संरचना 3D वस्तुओं के बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन को संग्रह करने का एक तरीका होता है। यह ज्यामितीय आकारों और उनके बीच के संबंधों के बारे में जानकारी संग्रहित करता है।
बीरैप के घटक या कंपोनेंट्स कुछ इस प्रकार होते हैं, जिनमें ज्योमेट्री ये एक 3D स्पेस में बिंदु होते हैं जो वस्तु के सीमाओं को परिभाषित करते हैं। इसके अलावा टोपोलॉजी, ये दो वर्टाइजेस को जोड़ने वाली रेखाएं होती हैं, मीन्स ये एजेस होते हैं, ये वस्तु के किनारों को परिभाषित करते हैं। इसके अलावा सतह, जो कि क्लोज लूप में जुड़े हुए एजेस से बनकर के बनी हुई सरफेसेस को डिफाइन करते हैं। आइए अब इसके बाद अगली जो हमारे ठोसों के बनाने की विधि है उसे हम समझते हैं, जिसके अनुसार एक्सट्रूजन या रिवॉल्यूशन हम यूज कर सकते हैं, जो कि स्वीप के द्वारा हम परफॉर्म करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है संकलनात्मक स्वीप या ट्रांसलेशनल स्वीप। इसे 2 या 3 आयामी आकारों के द्वारा बनाया जाता है, जिससे 3D आकार बनते हैं। इस प्रक्रिया में किसी 2D आकार को लिया जाता है और उसे किसी दूसरी दिशा में लंबाई प्रदान किया जाता है, जिससे एक नया ठोस आकार बनता है। सपोज जैसा कि आप लोगों ने यहाँ इमेज में देख रहे हैं, जहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन के लिए एक आपके पास वहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है, जिसमें हमारे पास एक इमेज अवेलेबल है। अब इस रेखाओं द्वारा जो इमेज हमारे पास अवेलेबल है, इसको इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर हम ऐड करते हैं और उसे एक्सट्रूड करते हैं, तो उससे एक नया जो ठोस क्रिएट होता है उसके बाउंड्रीज से, वह एक ट्रांसलेशनल स्वीप का उदाहरण होता है। इसके अलावा रोटेशनल स्वीप, जहां रोटेशनल स्वीप में किसी 2D आकार को लिया जाता है और उसे उसकी किसी भी एक्सिस के चारों ओर घुमाकर एक नया ठोस आकार बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में एक प्रोफाइल को परिक्रमण प्रक्रिया के माध्यम से एक नए ठोस आकार में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, वहां 2D एक आकार चित्र में दिया गया है और एक एक्सिस है, जिसे घुमाने के बाद जो एक सॉलिड ज्योमेट्री क्रिएट होगी, उसमें वो वहां पर एक आपको ठोस रूप प्रोवाइड करेगी, जिसे हम रोटेशनल स्वीप के द्वारा अर्जित कर सकते हैं। छात्रों, आइए इस लेक्चर का निष्कर्ष और लेक्चर का परिणाम समझते हैं। ज्योमेट्री मॉडलिंग, कंप्यूटर एडेड डिजाइन और अन्य अनुप्रयोगों में 3D वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक शक्तिशाली तकनीकों का शक्तिशाली उपकरण है। यह जटिल वस्तुओं को डिजाइन या विश्लेषण और निर्माण करने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। इस लेक्चर में हमने समझा कि ज्योमेट्रिक मॉडल्स कैसे हो सकते हैं। इसके पहले लेक्चर में हमने कर्व्स के बारे में समझा था, ज्योमेट्रिक मॉडलिंग ऑफ कर्व्स। इस लेक्चर में हमने ज्योमेट्रिक मॉडलिंग ऑफ सरफेसेस और सॉलिड हमने समझा है, जहां जटिल वस्तुओं का निर्माण करने के लिए कॉम्प्लेक्स सरफेसेस और सॉलिड्स को किस निर्माण विधियों द्वारा क्रिएट किया जा सकता है वह हमने समझा। अलग अलग प्रकार के ज्योमेट्रिक मॉडल्स क्या हो सकते हैं वह हमने समझा, और इसमें इन अलग अलग प्रक्रियाओं द्वारा कॉम्प्लेक्स मॉडलिंग किस तरह की जा सकती है अब हमने वह भी समझा है। अगले लेक्चर में हम FreeCAD, जो CAD सॉफ्टवेयर है जो कि फ्री अवेलेबल है, उसका परिचय समझेंगे। इस व्याख्यान को पूरा करने के बाद आप समझ पाएंगे कि FreeCAD सॉफ्टवेयर क्या है, FreeCAD स्थापित करने की विधियां क्या हो सकती है, और FreeCAD के इंटरफेसेस, बुनियादी ड्राइंग और संपादन किस तरह से हो सकता है। धन्यवाद छात्रों, इस पूरे लेक्चर को सुनने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। हैप्पी लर्निंग।